बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आज फॉग नहीं, स्मॉग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब मैं सुबह उठी और मैं ऑफ़िस आने के लिए निकल रही थी तो चूँकि सुबह सुबह ज़रा हमें अंदाज़ा हो रहा होता है, धूप निकल रही होती है और जो एटमॉस्फेयर है उसकी सारी सूरत हाल आपकी आंखों के सामने होती है। तो आज कंपैरेटिवली कल परसों की निस्बत ज़्यादा स्मॉग हमें नज़र आ रही है। तो बहुत सारे लोगों को मैं मास्क पहने हुए देख रही हूँ, रोज़ के ऊपर भी वे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एवरीवन शुड प्रैक्टिस दिस थिंग कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकले, क्योंकि दिस स्मॉग इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी से लेकर आपके ब्रीदिंग इश्यूज़ तक ये सारे चीज़ ट्रिगर होते हैं इस मौसम के अंदर। और ये एक एड ऑन चीज़ है समहाउ, जो कि इन चार मौसमों के साथ हमें मिला है, स्मॉग का मौसम। सो आई होप ये स्मॉग जो है इस पे कंट्रोल कुछ पाया जा सके। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, जहाँ पे खेला गया जो दूसरा मैच है। उसमें दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जी साउथ अफ्रीका ने कम बैक किया, और उन्होंने जैसे कम बैक किया उसने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ जी 2 मैचेस की सीरीज़ जो है 1-1 से बराबर हो गई है। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही, जो बैटिंग लाइनअप रहा पाकिस्तान का, बड़ा अंडर प्रेशर रहा और पूरी टीम को सिर्फ उन्होंने 138 रन्स पे आउट कर दिया। कैप्टन बाबर आजम जो साबिक कप्तान है, हाँ मैंने ऐसे कह दिया, 50 रन्स के जो उन्होंने जो इनिंग्स खेली उसके बावजूद जी आउट होते ही उनकी बैटिंग का सिलसिला जो है वो टूट गया, और फिर खिज़ा के पत्तों की तरह बैटर्स जाते रहे। मोहम्मद रिजवान 18, सलमान अली आगा 28, साजिद खान 13 रन्स बना सके, जबकि जो बाकी खिलाड़ी थे वो भी कुछ इतनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। जो हमारा निचला ऑर्डर था उसकी नाकामी तो नुमाया रही ही, जिसमें हम शाहीन की बात करें, नुमान की बात करें, साजिद और आसिफ अफरीदी दोनों इनिंग्स में मिलकर सिर्फ 28 रन बनाए जी। और पहली दोनों जो मजबूत पोजीशन के बावजूद पाकिस्तान की जो टीम है साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स ने जो किया हमारे साथ, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने मैच का पूरा जो कह लेना जाविया बदल के रख दिया। अब ये क्या मामला है, टेस्ट मैच जो हम पहले में बड़े होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक थे, और साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के हवाले से जो उन्हें ODI का कैप्टन बनाया गया है, और फिर आगे हमारी ट्रांजिशन सीरीज़ है, और फिर हमारे पास वर्ल्ड कप आ रहा है। सो ये बहुत सारे बैक टू बैक इवेंट्स है। लेट्स सी, तजिया ले लेते हैं जी। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल क्या हुआ, हम सब हार उड़ गए। वालेकुम सलाम। देखिए कल मेरे लिए शायद एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, जब आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे जाएंगे तो ये सूरत हाल आपके साथ होनी ही थी। मसला ये है कि आप टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल खेल रहे हैं, आप चाहते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप में आप जीतें, आप अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कहलवाएं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ चलेंगे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये होती है कि ठीक है आपका होम ग्राउंड है, आपकी कोशिश होती है कि यहाँ पर हम अपनी टेरवे विकेट्स बनाएं, थोड़ा सा टेरवे कह रहा हूँ, थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक बना लें, दूसरी टीम को फंसा दें। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम भूल गए थे कि वो टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आ रहे हैं, और वो भी तैयारी करके आ रहे हैं, खाली हम तैयारी नहीं कर रहे। उनकी आप स्ट्रैटेजी चेक कर लें। दूसरे मैच के अंदर उन्होंने केशव महाराज को खिलाया, बल्कि मैं कहता हूं अगर वो शायद लाहौर के टेस्ट मैच में खेलता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, क्योंकि वन ऑफ दी बेस्ट स्पिनर्स उसको कहा जाता है। मिथुन की बात करें, लाहौर में उन्होंने शायद 6 खिलाड़ियों को आउट किया था बैट के साथ, वो इंप्रेसिव रहे। मैं थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड अभी पढ़ रहा था कि साउथ अफ्रीका ने शायद आखिरी 2 विकेट्स के लिए 169 रन्स स्कोर बोर्ड पे लगाए थे। मिथुन की बात करें तो कमेंटेटर भी कह रहे थे कि जो शॉट्स वो खेल रहे हैं, लुक्स लाइक ही इज अ प्रोफेशनल बैट्समैन, लाइक ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। तो आई गेस साउथ अफ्रीका के थे, उन्होंने कहा कि उसने अपनी जो लीग टीम है उसके अंदर वो ओपन करता है, उसकी 3 से 4 सेंचुरीज भी हैं। रबाडा की बात करें, रबाडा ने भी बैक टू बैक जिस तरीके से एग्रेसिव अपना आगाज किया, उन्होंने शाहीन को कहा कि वेलकम टू द इंटरनेशनल क्रिकेट, अपना आप कप्तान बने हैं तो आए, हमको दिखाते हैं फिर प्रेशर के अंदर किस तरीके से खेला जाता है। सबसे बड़ा जो मुझे डिसीजन गलत लगा था वो ये था कि आपके पास पुराना बॉल था, पुराना बॉल आपका ग्रिप भी हो रहा था, और आपका बॉल वो कहीं ना कहीं रिवर्स स्विंग भी हो रहा था। पैचेस के अंदर आप देखें शाहीन ने वो रिवर्स स्विंग भी करवाया। उस टाइम बॉल को चेंज करके जब ये दोनों बैट्समैन आए खेल रहे थे क्रीज के ऊपर, आपने बॉल चेंज करके आप नया बॉल ले आए,
आपने सारा का सारा प्लान ही खत्म कर दिया, क्योंकि जब नया बॉल आता है तो उसकी जो ठीक है स्विंग तो जरूर होता है, लेकिन जहां पर इतना आपको स्पिन थोड़ा सा मिल रहा है वो स्पिन तो होगा नहीं। बॉल जोन से, क्योंकि ज्यादातर जब हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते थे कि जब आप रबाडा जैसा बैट्समैन है तो उसको कहते थे जाओ जाके अंदर जाके मार धाड़ करो, आड़े तिरछे जो भी खेलना है खेल, बॉल का जोन सा है वो शेप खराब करके दो, हमें स्कोर चाहिए। और उसने वही काम किया, उसने आके अग्रेसिव अप्रोच दिखाई, तो शायद वहां से भी कुछ मैच आपका हद तक निकल गया था। जितनी जितनी आपको पता है कम आपको मार्जिन की वो जो ट्रेल है कम हो रही थी, प्रेशर आपके बॉलर्स के ऊपर और फील्डर्स के ऊपर आपको नजर आ रहा था। रहा सवाल बैटिंग का जो आपने बात की है, थोड़ा सा आप अगर हिस्ट्री में भी चले जाएं तो ये मसला है हमारा, खास करके चौथी इनिंग्स में, तीसरी तो नहीं मैं कहूंगा, चौथी इनिंग्स के अंदर जहां पर पाकिस्तान ने या तो रन्स को चेज करना होता है, तीसरी इनिंग्स में यहाँ पर पाकिस्तानी ट्रेल को खत्म करना होता है, लीड देनी होती है, तो हमारे सस्टेनेबिलिटी का मसला आ जाता है। कल भी मैंने कहा ना कि स्पिन वर्सेस बैट का अपना आपको क्लियर नजर आ रहा था वो इमेज। बाबर की बात करें, जरूर 50 स्कोर किया, लेकिन कोई मुखालफत बात नहीं कर रहा। देखें, मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, आप ठीक है, अच्छी बात है कि आप वन ऑफ दी बैकबोन्स हैं पिंडी के अंदर, आप कहें लाहौर में कहें, लोग आपको देखने आए हैं, लोग चाहते हैं कि आप बड़ा स्कोर करें। आपने बहुत अच्छी शॉट्स भी खेली हैं, हैट्स ऑफ है, अच्छी चीज है, लेकिन आपको बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। बहुत अरसा हो गया, मैं खाली बाबर पे ब्लेम नहीं कर रहा, आपके पूरे पाकिस्तान के जो बैटिंग ऑर्डर है, बहुत अरसा हो गया देखे हुए किसी ने 150 स्कोर किया हो, किसी ने हम्म। 200 स्कोर इंडिविजुअल किया हो। दैट शोज के टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, और वो नजर भी आ रहा है कि आपका खत्म हुआ हुआ टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट। आपका ज्यादा जो सा फोकस शायद वो T20 के ऊपर है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। डोमेस्टिक के अंदर भी आप देख लें, फिर वही बात आ जाती है अरमला के किस सीध में हम पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कहते हैं कि जी आप स्पिनिंग ट्रैक बना दो, झाड़ू लगा दो, जो भी करना है, हीटर लगा दो, तो देखते हैं कौन आके जीतता है। वही आप अगर अभी इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर देख लें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में फ्लैट डेक विकेट्स हैं जहां पर भारी भरकम स्कोर हो रहा है। आप किस सीध में लाइक करना क्या चाह रहे हैं हम्म। कि अगर ये सूरत हाल रही तो ठीक है, आप वन डायमेंशनल क्रिकेट तो अभी खेल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें, अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं, जहां पर सीना कंडीशंस में जाओगे, जहां पर बॉल स्विंग होगा, जहां पर पेस आएगी, दैट मीन्स कि आपके बैट्समैन फिर स्ट्रगल करेंगे। और ये मैं कहता हूं कि शायद आई ओपनर है पाकिस्तान के लिए, बड़ा अच्छा चांस था कि आप 2 मैचेस जीतते, या एटलीस्ट आप टेस्ट टेबल के ऊपर टॉप पे रहते। लेकिन हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका, बताया कि टेस्ट चैंपियनशिप क्या होती है। और अभी अवैस आपने जो बात की है, हम क्लैरिटी को हमेशा से इस बारे में बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, मैनेजमेंट हो, क्लैरिटी का बहुत फुकदान हमें नज़र आता है किसी भी मामले में। जब हम टीम सिलेक्ट कर रहे हैं या हम कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि हमें कब लेना है, जैसे अभी रिजवान को हटा के शाहीन को रखना कैप्टन, एंड वी ऑल न्यू कि इस वक्त टेस्ट मैच मतलब खेल रहे हैं प्लेयर्स, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी तो होता है। और ये एक ऑब्वियस चीज़ है, एक नॉर्मल इंसान पे होता है, वो तो एक फिर प्लेयर है जो कि ग्राउंड में खेल रहा है। आपके डिसीजंस या तो बड़े एट द मोमेंट, उस वक्त एंड मोमेंट के ऊपर होते हैं, या आप उस टाइम लेते हैं जब ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्लैरिटी का जो फुकदान है, ये क्रिकेट को बहुत डैमेज कर रहा है समहाउ। देखिए, आपने जो बात की, मैं खुद भी हैरान था कि टेस्ट मैच चल रहा है और आप एकदम अचानक आके ओडीआई क्रिकेट का कप्तान अनाउंस कर देते हो। पता नहीं रात को कुछ किसका फोन आपको आया कि आपने कहा भाईजान ना किया तो सीट से जाते रहेंगे, शायद यही मामला होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता ऐसे। आप शाहीन को आप कप्तान लेके आ रहे हैं, मैं खुद हैरान इस चीज पे था कि ठीक है कप्तान आपने बनाया, बैकअप करते हैं डिसीजन को, लेकिन क्या क्लैरिटी दी गई है उसको कि तुम खाली 3 वनडे मैचेस के कप्तान हो, या तुम आने वाले 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तान हो, कि एटलीस्ट उसको भी टाइम मिले ना, पता हो कि यार हाँ मैं कप्तान हूं, मैंने किस तरीके से अपना वर्कलोड मैनेज करना है। क्योंकि फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर का मसला ये होता है कि इंजरी बहुत ज्यादा होती है, तो इतना आसान नहीं होता उसके लिए कप्तानी रेगुलर बेसिस पे होता है ना करना। उसने सारा का सारा दारोमदार परफॉर्म किया है T20 क्रिकेट में, जो कि लाहौर को उसने बैक टू बैक चैंपियन बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम उस चीज को भी भूल जाते हैं कि उस टीम के अंदर 4 कप्तान खेल रहे थे। राशिद खान अफगानिस्तान के कप्तान है, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के कप्तान है, उसके अलावा ये खुद शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, ये खुद कप्तान है। चौथा अगर आप बात करें तो डेविड वियसा, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने नमीबिया की कप्तानी की हुई है। तो 4 कप्तान उसके अंडर खेल रहे थे, तो कहीं वो एक अच्छी चीज होती है कि आप उससे सीखने का आपको मौका जरूर मिलता है, बहुत सी चीजों से आप सीखते भी हो। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि यार T20 में परफॉर्मेंस है उसकी, T20 में वो परफॉर्म करता हुआ है, आप T20 का कप्तान अगर बनाते तो मुझे समझ में आती। ओडीआई क्रिकेट की कप्तानी बनाना, रिजवान के जो भी मामला आपके साथ हो, लेकिन उसने साउथ अफ्रीका के अंदर जाके, सॉरी उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया को मारा, जो कि एक हिस्ट्री थी, कोई कर नहीं सका। साउथ अफ्रीका को उसने शिकस्त दी,
फिर उसको कप्तानी से हटा देना, ये मेरी समझ से बालातर था कि आखिर चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन ये जो बंडरबाट वाला मामला जो इस वक्त चल रहा है, डिस्टर्बेंस जितनी आप पैदा कर देते हो क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मसला सारा ये है कि हम लोग बैठ के यहाँ पर बात कर लेते हैं, प्लेयर्स के ऊपर हम प्रेशर डाल लेते हैं कि यार प्लेयर ये नहीं कर रहा, प्लेयर वो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप रियलिटी के ऊपर आए तो चाहे मैं हूँ चाहे जो भी बैठा हुआ है, हम क्या बात करते हैं, जो पीछे बैकडोर पे लोग बैठे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर हैं या जो डिसीजन मेकिंग में बैठे हुए हैं, उनका अपना क्या, अपना इस वक्त अपना परफॉर्मेंस है या उनकी अपना क्या प्रोफाइल है कि यार क्या वो इतनी बड़ी सिलेक्शंस वगैरह के अंदर वो हैं कि वो बैठ के बात करें इस चीज के ऊपर। तो दुख होता है ना सीरियसली कि मैं नहीं कहता कि यू नीड टू बी अ गुड क्रिकेटर टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं, चेयरमैन साहब के जो इर्द गिर्द आपको लोग नजर आ रहे हैं जो उनकी अपना बेसिकली एडवाइजरी कमेटी के अंदर है, मुझे खुद समझ में नहीं आती उनको क्रिकेट की नॉलेज है कितनी जो उनको रखा हुआ है। यहाँ तो ना कि आपने एक्स क्रिकेटर्स को रखा हो तो समझ में भी आती है कि यार एक्स क्रिकेटर है, कुछ अगर एडवाइस दे रहा है तो कुछ ना कुछ उस चीज में होगा। तीसरा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके शो पे खुद भी आते होंगे एक्स क्रिकेटर्स, मैं खुद मेरे शो पे बैठते हैं, काबिल एहतराम है, मैं सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मेरा सिर्फ एक जवाब सबसे होता है कि यार मसला क्या है आपको पाकिस्तान अंडर 19 के साथ काम करते हुए, जहां से आप कप्तान को ग्रूम करते हो, एक यंग लड़का है ना, अंडर 17 अंडर 19 का ग्रूम करते हो, उसको आप बैटिंग में ग्रूम करते हो, उसको बॉलिंग में ग्रूम करते हो, हर चीज में उसको ग्रूम करते हो। आप लोग सारे भागते हो पाकिस्तान नेशनल टीम की तरफ, क्यों? क्योंकि पता है वहां पर फेम है, वहां पर मीडिया आउटरीच है, वहां पर बैठ के अवैस या अरमला कोई भी होगा वो बैठ के बात कर रहा होगा, हाँ जी उसकी वो देखें जी अपना, क्योंकि वो लाइमलाइट में रहती है टीम ज्यादा। जहां से आपने प्लेयर्स को बनाना है वहां पर कोई काम नहीं करना चाहता। बात आ जाती है जी फाइनेंशियल मसले हैं, बात आ जाती है जी अथॉरिटी नहीं दी जाती, बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट टेबल टॉक तो करो ना, बिठा के बात करो। मैं एग्जाम्पल देता हूं, हम बैठ के यहाँ पर बात करते हैं ना कि यार इंडिया की टीम को हम मैच करना चाहते हैं, हम इंडिया के खिलाफ खेलना चाहते हैं। एक चीज उनकी टीम की जो अगर बात करूं, जो अच्छी बात थी, पॉजिटिविटी भी तो आप किसी टीमों से सीखते ही हो ना, ऑस्ट्रेलिया से सीखते हो, इनसे सीखते हो। राहुल द्रविड़ कभी जिंदगी में उनके प्लान में नहीं था। जब अंडर 19 में क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करके उसने नेशनल टीम को दिए, वर्ल्ड कप जितवाया, उन्होंने कहा यार ये तो प्रोड्यूस ही वहां से लड़के कर रहा है, कप्तान भी वहां से आ रहा है, इसको उठाओ पाकिस्तान इंडिया टीम के साथ लगाओ। आपके सामने इंडियन टीम को किस तरीके से वो लेके चला है। हमारा मसला ये है कि लाइक समझ नहीं आ रही, मैं खुद आपको कहा ना कि हम बैठते तो हैं शोज पे, हमें खुद समझ नहीं आती कि हम क्या बात करें, कि लाइक हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। मसला ये बाहर बैठ के लोग बात तो कर देते हैं कि ये करना है वो करना है जी, कोई आता है क्रिकेटर आता है एक्स क्रिकेटर की, जी मुझे दें जी टीम, मैं इसमें से आने वाले देखें जी कितने बॉलर्स निकाल के दे दूंगा बैट्समैन। जब आप उसको कहते हो ठीक है जी आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं, आप थोड़ा सा एक रिटन डॉक्यूमेंट हमें दें या कोई प्रोफाइल देना कि क्या काम करना चाह रहे हैं, वो होता भी नहीं है। उस चीज पे वो बिल्कुल साइड मार जाते हैं। तो यार अगर आप सीरियस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा, दिस वाज नॉट द दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन अवैस, कि आप सीरियस हैं कि नहीं, यही सवाल है जो कि हम सब जिसका जवाब मैं सीरियस हूँ, वो सीरियस नहीं है। मैं आपकी सीरियसनेस पे तो नहीं बात करी, मैं उनकी सीरियसनेस पे बात करी हूँ कि ये सीरियस है या नहीं, वी नेवर नो। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें वक्त दिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, इस वक्त तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है, वो डिजिटल लिटरेसी के हवाले से। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे बैंक हो, आपने शॉपिंग करनी हो, बिल्स की पेमेंट करनी हो, कम्युनिकेशन करनी हो, सब कुछ आपके मोबाइल फ़ोन पे या इंटरनेट पे है। लेकिन इस सहूलत के साथ साथ एक ख़तरा जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वहाँ साइबर क्राइम का है, जो अब तक 2025 में अगर हम बात करें केसेस की, तो पाकिस्तान में साइबर क्राइम की शरह में 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ कराची की बात की जाए तो 29,000 से ज़ायद जो कंप्लेंट्स हैं वो मौसूल हुई हैं, जिनमें माली धोखाधड़ी है, हरासमेंट है, कुछ नाजेबा मवाद शामिल है। सिर्फ कराची में अब तक 29,000 से ज़ायद शिकायत, जिससे मैंने मेंशन किया कि दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें माली फ्रॉड हो, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। एक हालिया वाक़े में जी कराची के एक शहरी के अकाउंट से जो फ्रॉड हुआ वो डुप्लीकेट सिम के ज़रिए हुआ, 8.5 मिलियन रुपीज़ चोरी कर लिए गए, जो इस मसले की समहाउ कहीं ना कहीं इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इन चीज़ों को कितना नज़रअंदाज कर रहे हैं। और माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल अगर शरह की बात की जाए तो 9.3 जो अरब डॉलर है उसका नुकसान सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड की मद में हो रहा है। डिजिटल लिटरेसी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन हम जैसे लोग जो कि पूरा दिन टीवी पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, समहाउ हमें भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पे
हो जाता है हाथ हमारे साथ। मैं भी ऑफ भी बताई थी। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, ये मेरे उस टाइम से मैं इनको जानती हूँ जब मैं खुद स्ट्रगल करी थी, एंड माशाल्लाह तब से शी हैज़ बीन अ रियली गुड सपोर्ट टू मी। डॉक्टर अर्शा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अर्शा सलीम मीर जो कि कम्युनिकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ ये डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्मला, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, गुड टू सी यू। सेम हियर। डॉक्टर अर्शा, नॉर्मली हम डिजिटल लिटरेसी की टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा रेगुलर सुन रहे होते हैं, लेकिन आई रियली वांट कि आप इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा हमारे देखने वालों के लिए डिफ़ाइन करें कि कितना इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में ख़ास तौर पे। देखिए अर्मला, आपने जैसे अपने इसी जो सेगमेंट के इंट्रो में कहा कि हम सब लोग जो है ना, वो जैसे ही हमें सहूलत मिलती है ना, तो वहीं पर ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो जब सहूलत मिलती है तो हमें उस सहूलत के पीछे का जो लिटरेचर है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम लोग सुनते थे चोरी हो गई, अब हम सुनते हैं डिजिटल चोरी हो गई। अब डिजिटल थीव्स जो हैं वो आ गए और वोकैबुलरी इतनी एडवांस हो गई कि अब डिजिटल थेफ्ट का नाम आ गया है। तो मैं समझती हूँ कि जब आपको सहूलत मिलती है उसके साथ साथ आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उन एक्सपीरियंसेस से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने देखा कि डिजिटल जिस तरीके से हम लोग एडवांस होते चले जा रहे हैं, पूरी दुनिया जो है वो मोबाइल पे और इंटरनेट पर आ गई है, और आपके तमाम के तमाम काम रोज़ाना के, इवन आपके जो एजुकेशन है कोविड-19 के बाद वो भी ऑनलाइन हो गई। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड स्टार्ट हो गए। बैंकिंग है, आपकी रोज़ाना की शॉपिंग है, आपने रोज़ाना के आपके हर घर के अंदर एक बेल होती है कि जी आपका पार्सल आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि लोगों को इतना ज़्यादा फ्रॉड का शिकार किया जा रहा है कि उनको कहा कुछ जाता है और होता कुछ है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ऐसी कैंपेन्स चलानी चाहिए, हमें उस लिटरेचर को स्टडी करना चाहिए जो हमें बताए कि अब नई वोकैबुलरी आ रही है। डिजिटल लिटरेसी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम डिजिटल लिटरेट नहीं होंगे तो इसी तरह, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपने फिगर कोट किया $9.3 बिलियन, अगर हमने इस पे काबू ना पाया तो हम लोग इससे डबल भी देख सकते हैं। अब डिजिटल लिटरेसी है क्या? आपको हर उस बात का नॉलेज होना चाहिए कि जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल वेबसाइट्स या फिर सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। हम लोग भी, अगर हम अपनी बात करें, अगर मैं डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हूँ, अक्सर व बेशतर मुझे भी इस तरह के लिंक्स आते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करें और आपको 25,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या आपको एक कॉल आती है कि आप मुझे फ़लाँ कोड बताएं, जो कि वाकई में आपके मोबाइल पे आ रहा होता है। ये कोड बताएं, और वो कोड बताने के बाद आपका पूरा का पूरा मोबाइल जो है वो हैक हो जाता है। तो अगर हम लोग ये समझ लें, हमारे साथ जुड़े जितने लोग हैं, हमारे पीयर ग्रुप के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, हमें उनको इस बात पे आमादा करना है कि जब भी कोई इस तरह का लिंक आए उसको कभी शेयर मत करें। डोंट शेयर योर पासवर्ड्स विद एनीवन। अगर आप बैंकिंग एप्स यूज़ कर रहे हैं तो उस बैंकिंग ऐप को यूज़ करने के लिए आपने देखा होगा एक OTP आता है, दैट वन टाइम पासवर्ड। अगर वो वन टाइम पासवर्ड इतना ही सेफ होता तो वो आपको ये क्यों कहता कि ये वन टाइम पासवर्ड है, ये एक ही दफ़ा में इस्तेमाल होगा। आपने वो OTP भी किसी के साथ शेयर नहीं करा। एंड प्लीज़ अवॉइड शेयरिंग योर CNIC नंबर्स। हम बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर एतबार कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये मेरा ATM कार्ड है, ज़रा ATM मशीन से जाके प्लीज़ पैसे निकाल लो, ये मेरा कोड है। अब उसने आपका ATM के ऊपर नंबर पढ़ा, जो आपके कार्ड के ऊपर एक कार्ड नंबर होता है, उसने वो नंबर पढ़ा, उसने उसको सेव कर लिया, और उसने जब हैक करना है तो उसने आपका वो वाला कोड यूज़ करना है और आपके सारे पैसे जो हैं वो बैंक से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को बताएं कि आपने सोशल मीडिया का या डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल भी करना है तो वो कैसे करना है। मज़ेदारी की बात ये है कि जब हम लोग फेसबुक पे एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स होते हैं, हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उसका प्रोफाइल ओपन करते हैं। जब हम प्रोफाइल ओपन करते हैं, आपको आगे से प्रोफाइल लॉक्ड मिलता है। अब वो लॉक्ड क्यों है? आप जिसको नहीं जानते उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट करें। जिसको आप रियल लाइफ में नहीं मिले, आप उसको रियल लाइफ में नहीं जानते, आपने कतन उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो नहीं एक्सेप्ट करनी। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब उसकी एक्सेस हो गई आपके पूरे वॉल के ऊपर। अब आपने जो जो पिक्चर्स पोस्ट की हैं वो उनमें से कोई भी पिक्चर डाउनलोड करता है और अपने पास सेव करता है, और फिर किसी और को जब वो आगे भेजता है तो ये डिजिटल चोरी के
ज़ुमरे में आता है। अब आपने देखा होगा कि आपको कई पिक्चर्स ऐसी आती हैं या वीडियोस आती हैं व्हाट्सएप के ऊपर और ऊपर लिखा होता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। बिल्कुल ऐसे लिखा होता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का मतलब है कि ये कई हजार लोगों के मोबाइल से निकल कर आपके व्हाट्सएप तक पहुंची है। तो आपने देखा फिर अब डीप फेक का आजकल बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया और डीप फेक की वजह से बहुत ज्यादा घर तबाह हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग फ्रॉड्स की बात करते हैं, लेकिन इस साइट पे जो डीप फेक वीडियोस और इवन एआई के आने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी शार्प और ताकतवर चीज़ है कि अब तो आप वॉइस क्लोनिंग के ज़रिए किसी की भी आवाज़ को कॉपी करके उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। आपको अक्सर व बेशतर कॉल्स रिसीव होती हैं कि मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ और आपका बेटा मेरे पास है, पीछे से एक चीखती हुई आवाज़ आती है, आपको लगता है वाकई में मेरा बेटा उसके पास है या मेरा भतीजा उसके पास है या मेरा कोई भी रिलेटिव, मेरा कोई भी लव्ड वन। जेनेरिक नाम है जो उन्होंने रखे होते हैं और उनको पता होता है इनका क्या रिश्ता है आपस में। आपको क्या पता आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही हो, आपकी एक्सेस नहीं है, लेकिन जो डिजिटल थीव्स हैं उनकी पूरी एक्सेस है हमारे फ़ोन्स तक, हमारे बैंक अकाउंट्स तक, हमारे OTPs तक, हमारे बैंक अकाउंट नंबर्स तक। तो मेरे ख्याल में ये सबको अवेयर करना चाहिए और डिफरेंट कैंपेन्स ज़रूर चलानी चाहिए। हम मीडिया पे बैठ के तो बात करते हैं, हम मीडिया के थ्रू तो अवेयरनेस कर दे रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर और जो NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके पास इतनी तादाद है केसेस की, जैसे आपने अभी कोट किया कि 29,000 सिर्फ और सिर्फ कराची के केसेस हैं। तो फिर आप सोचें कि पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो एक इतना बड़ा नंबर हमारे पास आएगा कि हम लोग तो डिजिटल लिटरेट नहीं है, हमें सहूलत मिल गई, हमने उस सहूलत को दूसरों के लिए जहमत बना दिया क्योंकि अब हमारी मजबूरी बन चुकी है। अच्छा डॉक्टर आयशा, इसमें एक और बात भी तो है, आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक, आई सो एग्री विद दैट कि हमें कैंपेन्स चलानी है, हमें स्टेट लेवल के ऊपर इस चीज़ को करना है। बट हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ये सब जानते हैं और समहाउ कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कोई मिसहैप होता है, तो एक वो तबका भी तो है जिनके हाथ में सेल फोन्स हैं, दे जस्ट नो कि उन्हें सिर्फ एक नंबर डायल करना है, उनको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या उनकी एक्सेस उस तरह की टेक्नोलॉजी पे नहीं रिलाई कर रहे होते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और वही वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, वही सबसे ज़्यादा। देखिए अगर आप किसी एक ऐसे शख्स को जिसके पास एक बटन वाला फ़ोन है, अब तो एंड्रॉयड मतलब सबके पास है, लेकिन अभी भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ बटन वाला मोबाइल यूज़ करते हैं और उसके अकाउंट में कोई 10-12 हज़ार रुपए हैं, उसको तो आपने नहीं इलिटरेट किया ना कि आपने फ़लाँ को अपना अकाउंट नंबर नहीं देना। अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस इस तरह की हैं कि हमारा एक तबका ऐसा है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है, अगर आप उसको ये किसी भी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक झांसा देंगे तो क्या उसको 12,000 या 25,000 रुपए नहीं चाहिए होंगे। अब यही बात है कि आपको डोर टू डोर कैंपेन्स भी करनी चाहिए। देखिए ये अगर आप कहेंगे ना कि डोर टू डोर कैंपेन एक बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, तो डिजिटल कैंपेन करने के लिए भी तो डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है ना। वो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ वल्नरेबल नहीं है, वी आर टू। क्योंकि अगर आपको भी एक मैसेज आता है कि आपका फलां पार्सल आया है या आपको एक कॉल आती है कि आपका फलां पार्सल है, तो आप यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं करने वाली थी तो आप पढ़ी लिखी हैं, आप सारा दिन मीडिया पे बैठ के लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं और उनको परसुएड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों के बारे में भी हमें इस तरह की कैंपेन्स, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि उनको भी कोई समझाए। क्यों? क्योंकि जब आप उनको समझाएंगे ना, वो कहेंगे 12,000 आंदे मैनू बुरे नहीं लग रहे, 25,000 आंदे मैनू बुरे नहीं लग रहे। तो हमें इसके लिए बहुत दूर तक बहुत काम करने की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ कि जितना भी डिजिटल लिटरेट आप होंगे उतना आप बच सकते हैं, लेकिन आप इसको फुली अब पूरी दुनिया है, हमारी मजबूरी है, हमने डिजिटल ऐप्स भी यूज़ करनी है, हम ना चाहते हुए भी ट्रांजैक्शन अपनी सहूलत के लिए घर बैठे किसी को भी कितने पैसे भेज दिए। लेकिन आपको ये भी फ्रॉड देखने में मिलता है कि मैंने आपको पैसे भेजे हैं, वो मुझे वापस कर दें। जब आप उसको वापस करने के लिए वो करते हैं, वो आपके सारे पैसे ले चुके होते हैं। बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं, इवन के जितनी भी हमारी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आप देखें कि हमारी कितनी नाजेबा वीडियोस ब्लैकमेलिंग के नाम पर लोगों को पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी को नहीं जानते ना, आपने कभी उससे वीडियो कॉल पे बात नहीं करनी। अच्छा जी, अगर आप उसको नहीं जानते और वो आपको वीडियो कॉल करे कि आप मेरी बात कर लें, अगर उसने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली फिर
अच्छा डॉक्टर अर्शा, इसमें तो ये फैक्टर है, तो बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस तरह के लाइव्स चल रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग वीडियो कॉल्स तो फिर उसके बाद आप ये देखें कि वीडियो कॉल्स के बाद इसका केसेस कितने ज़्यादा हैं। आप NCCIA को पूछे ना कि इस तरह के वीडियोस के ब्लैकमेलिंग के कितने केसेस उनके पास हैं, तो आपके पास एक लंबी फहरिस्त आ जाएगी। 29 आपने कोट की हैं, 50,000 एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं पढ़ के आई हूँ कि NCCIA के अंदर 50,000 से ज़ायद जो केसेस हैं जिसके अंदर माली धोखाधड़ी है, नाजेबा वीडियोज़ हैं, ब्लैकमेलिंग है, बहुत सारे और मामलात हैं जिनके ऊपर। इसलिए मैं सबको यही कहती हूँ कि आपने एक तो किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी अनटिल और अनलेस आप उसको जानते नहीं हैं। दूसरा, अगर कोई आपको वीडियो कॉल पे उकसा रहा है, आपने वीडियो कॉल नहीं करनी। दूसरी चीज़, जितने भी हमारे नोन फिगर्स हैं, आपने देखा होगा कि लोग अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर होता क्या है कि एक टूर जा रहा है, उसके ऊपर आपने एक रीनाउंड सेलिब्रिटी की पिक्चर लगाई और उसको कहा कि जी ये हमारे साथ इस टूर पे जाएंगे। हाँ। लोगों ने किसी पे यकीन किया और उनको पैसे दे दिए। अब लोगों के साथ लाखों करोड़ों के फ्रॉड सिर्फ इस वजह से हुए हैं कि हम इस सेलिब्रिटी के साथ जाएंगे, या तो उम्रा करने चले जाएं, ज़ियारात करने चले जाएं, या फिर किसी वोकेशन के ऊपर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, किसी भी ऐसी कंट्री जो कि वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये केसेस हुए हैं। लोग उस सेलिब्रिटी के घर पहुंच जाते हैं कि भाई आपके साथ तो हमने जाना था फलां जगह पे, उम्रे पे जाना था, या हमने आपके साथ ज़ियारात पे जाना था। वो बंदा कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, क्लूलेस है, उसको पता ही कुछ नहीं है। और लोगों के साथ इतनी माली धोखाधड़ी हो रही है कि फिर आप बताएं मुझे कि आप कितना भी लिटरेट कर लें, लोग कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं रिलीजन के साथ, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं है, उनको जहाँ से पैसा आता हुआ अच्छा लग रहा है वो कहते हैं कि पैसा आने दो। अब उनको ये नहीं पता कि ये पैसा आ नहीं रहा, बेसिकली ये पैसा जा रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अर्शा, बहुत शुक्रिया। और आपने इतने आसान अल्फाज के अंदर चीज़ें समझाई हैं, एंड आई होप कि ये बहुत सारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि आप फेसबुक हो, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, आपके ATM कार्ड की डिटेल्स हो, कोई भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि कहीं बाहर ना जाए, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जो हमारे साथ मेहमान है ना, मैं इनसे ऑफर भी बात कर रही थी कि माशाल्लाह इनकी इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं कि मैं देख रही थी और वो मेरे सर से गुजर रही थी, इसलिए क्योंकि ये खला तक पहुँचे हुए हैं। और वो कैसे पहुँचे हैं, जब दुनिया टेक्नोलॉजी और साइंस की नई बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान के नौजवान भी इस दौर में किसी से पीछे नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही पाकिस्तानी यंगस्टर से करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत हो, काबिलियत हो, जज्बे की बदौलत पाकिस्तान को आलमी सतह पर रिप्रेजेंट किया है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जी हसन मोहसिन, जिन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज में शमूलियत इख्तियार की और जहां उन्होंने एस्ट्रोनॉटिक्स की और बायो एस्ट्रोनॉटिक्स की सख्त और अमली तरबियत हासिल की है। हसन ने जी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एस्ट्रोफिज़िक्स में एजुकेशन ली और इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ जो रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी क़यादत भी की। इसके साथ साथ वो एक माहिर स्कूबा डाइवर भी हैं, पायलट भी हैं, स्काई डाइविंग भी करते हैं, 5 मुख्तलिफ ज़बानों पे अबूर रखते हैं, बड़े मल्टी टैलेंटेड किस्म के इंसान हैं, स्पेस फॉर ऑल के फ़लसफ़े पर काम करते हैं। और आज हम इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। हसन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड अ लॉट। ज़रा इस जर्नी को हमारे साथ थोड़ा सा शेयर तो करें, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और अब कहाँ तक चल रहा है? बिल्कुल, तो बचपन से ही हमेशा से शौक़ है कि एस्ट्रोनॉट बनने का दिल था, लेकिन पाकिस्तान में जो है यही ख्याल था कि अमरीकी हुए बगैर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको नासा ज्वाइन करने के लिए अमरीकी होना ज़रूरी है, किसी भी अमेरिकन स्पेस कंपनी में काम करने के लिए अमरीकी होना ज़रूरी है। लेकिन मैंने यही सोचा कि जो है स्पेस तक जाना ज़रूरी नहीं है, ज़मीन पे बैठ के भी आप जो है मदद कर सकते हैं, आप स्पेस इंडस्ट्री को एडवांस कर सकते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी एडमिशन का मौका आया तो मैंने सोचा कि मैं एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ूँगा। तो एस्ट्रोनॉमी में मैंने फिर अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से, और उसके दौरान मुझे जो है काफ़ी अपनी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस और जो हमारे स्टूडेंट क्लब्स होते हैं उनके थ्रू पता चला कि ऐसी एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज, जो ये अमेरिका में है, जो बायो एस्ट्रोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉट रिलेटेड टॉपिक्स में आपको कोर्सेज और ट्रेनिंग और रिसर्च करवाते हैं। तो उसमें मैंने फिर अप्लाई किया
और उस एप्लीकेशन के टाइम पे फिर मैंने जो है अपने एयरप्लेन पायलट लाइसेंस की जो है स्टेप्स किए, मैंने जो है स्कूबा डाइविंग लाइसेंस लिया, और ये सारा उसी का पार्ट था। और अब मैं जो हूँ स्पेस सूट रिसर्च की तरफ जा रहा हूँ, और होपफुली जो है किसी दिन स्पेस भी जाऊँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई एम श्योर कि आप जितने पैशनेट हैं आप ज़रूर अपनी मंजिल को पाएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा हसन, आपने अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज़ से किया कि पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप अब विद टाइम आप जैसे जो लोग हैं उनको एहसास हो रहा है और वो रिसर्च कर रहे हैं और अपने जो इस फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट मच कॉमन हियर, राइट? हमारे मिसकंसेप्शंस बहुत सारे हैं इसको लेकर कि अच्छा हम कैसे करेंगे। जैसे आपने खुद भी, आपने किसकी हेल्प ली, आपने जो अपना पैथ डिसाइड किया वो कैसे किया? आपकी बात सही है। अभी जो है पाकिस्तान में जो है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ही हैं, और ये मसला है क्योंकि जो है पाकिस्तान अब आगे आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं और हमें बढ़ना चाहिए। अभी हम पाकिस्तानी पहला जो है एयरफोर्स और स्पार्को के साथ ऊपर जाने वाला है चाइनीज़ स्पेस स्टेशन के लिए, और ये आई थिंक एक अच्छी अलामत है कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरा तो पैगाम यूजुअली यही होता है कि आप क्यूरियस रहें, आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप हाई स्कूल में या हैं तो आप जो है ऑनलाइन जो है सीखें, यूट्यूब के थ्रू आप ऑनलाइन नासा सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स करें, जो फ्री प्रोजेक्ट्स हैं। आप घर से बैठ के एक्चुअल नासा प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकते हैं। आप जो है स्पेस एप्स चैलेंजेस में हिस्सा लें, जो पूरी दुनिया में जो है हर साल होते हैं, वो भी आप फ्री में कर सकते हैं। और इस तरह आप जो है आप एट अ वेरी यंग एज आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में मेरा तो जो है सारा जो मेरी जर्नी थी, सब लोगों को नज़र आता है ये जो मुश्किल स्कूबा डाइविंग, पायलट लाइसेंस, ये सारी जो है जद्दोजहद, लेकिन लोगों को ये नज़र नहीं आएगा जो बार बार हर दरवाजे पे जाके खटखटाना, लोगों से बातें करना, और जो है जितनी जो है चुपचाप जो जद्दोजहद थी यहाँ पे, वो मैं चाहता हूँ कि लोगों को वो ना करना पड़े, क्योंकि मैंने वो किया। अब मैं अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ, मैं लोगों को पाकिस्तान में दिखाना चाहता हूँ कि ये रास्ते हैं, ताकि वो फिर जो है अपनी सारी मेहनत जो एक्चुअल जो पढ़ाई पे लगानी है वो उसमें फोकस कर सकें। तो मेरा ये गोल है। स्पेस फॉर ऑल, ये फिलॉसफी पे आप कायम हैं और आप इसी को बनाना चाहते हैं। बताएं ना इसका क्या मिशन है? हाँ, इसका ये सही बात है। ये मुझे बहुत पसंद है यही जो है आपके कोट, स्पेस फॉर ऑल, क्योंकि स्पेस अभी तक लोगों के जहन में यही है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बस आपको स्पेस की तरफ जाना है तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बहुत स्पेस की फील्ड एडवांस हो चुकी है, हर फील्ड की ज़रूरत है। और ये सिर्फ जो है फील्ड्स की बात नहीं, जब मैं स्पेस फॉर ऑल कहता हूँ, मैं कहता हूँ हर मुल्क की ज़रूरत है। स्पेस कोई एक मुल्क अकेला नहीं जा सकता, हमें सबके साथ जो है मिल के टीम वर्क करके जाना है। और आप जो है कोई भी फील्ड अगर पढ़ रहे हो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, तो आप उसको स्पेस के साथ मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जो कमर्शियल एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जा रहे हैं उनमें से बहुत हाई परसेंटेज, एक्चुअली मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में, तो आप जो है स्पेस की तरफ इजीली स्पेस मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। अगर आप जो है रोबोटिक्स में हैं तो हमें रोवर्स की ज़रूरत है। अगर आप आर्किटेक्चर में हैं तो हमें लूनर एंड मार्शियन हैबिटेट्स की ज़रूरत है। तो हर फील्ड जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स की हैं, जिसमें स्कूबा डाइविंग है, स्काई डाइविंग है, यू नो ट्रेनिंग करना है, सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ थी वो आपके लिए क्या थी अब तक हसन? सबसे चैलेंजिंग थी हमारी हाई जी फ्लाइट। तो जो हमारा पहला कोर्स होता है इस इदारे में, उसको हम AST 101 कहते हैं, वो सबसे इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है। तो उसमें हम 3-4 चीज़ें करते हैं। उसमें स्पेस सूट ट्रेनिंग होती है, उसमें जो है हम सिमुलेशंस करते हैं, और उसमें एक होती है हाई जी फ्लाइट। उसका मतलब ये है कि हम एक जो है ख़ास एरोबैटिक हवाई जहाज़ में ऊपर जाते हैं और हम फ्लिप्स और अपसाइड डाउन इस तरह की जो सारी डेयर डेवल एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो हमें सिखाते हैं कैसे करना है। लेकिन उसमें सबसे मुश्किल पार्ट ये है कि जब आप ऊपर जाके तेज़ रफ्तार से टर्न लेंगे ना, तो आपकी बॉडी को ज़मीन पे जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है उससे कई गुना ज़्यादा आपको जो है फोर्स फील होगी। तो आप अपनी सीट में दब जाएंगे, सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ख़ास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और आपको सिखाते हैं कैसे सांस लेना। अगर आप सही सांस लेंगे तो जो है इंजरी हो सकती है। तो वो सबसे मुश्किल था, लेकिन मज़ेदार भी सबसे ज़्यादा वही था। अच्छा, ये जो अभी स्क्रीन पे हमारे आ रहा है, ये उसी ट्रेनिंग का पार्ट था? ये उसका आप समझें अगला स्टेप है। ये जीरो ग्रेविटी फ्लाइट है। Okay. तो ये जब आप इंट्रोडक्टरी कोर्स खत्म कर लेना, तो उसके बाद आप अलग एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। जब तक आपने हाई जी फ्लाइट ना की हो तब तक ये करना बहुत मुश्किल है। तो जीरो ग्रेविटी फ्लाइट वो होती है जिसमें आप हवाई जहाज़ को 20,000 फुट की बुलंदी पे ले जाके इंजन ऑफ कर देते हैं और उसको 20 सेकंड के लिए गिरने देते हैं ज़मीन की तरफ।
उन 20 सेकंड के अंदर जो है हर चीज़ हवा में तैरना शुरू हो जाती है, आप अपनी सीट से ऊपर आ जाते हैं और उसमें अपने साइंस के तजुर्बे कर सकते हैं। उन 20 सेकंड के बाद आप वापस इंजन ऑन करते हैं, प्लेन का एंगल बहाल करते हैं और वापस ऊपर जाके यही ऊपर नीचे करते रहते हैं बार बार। तो उसमें जैसे आप ये देख रही हैं वीडियो में कि मैंने झंडा छोड़ा तो हवा में तैरना शुरू हो जाता है, ये 20 सेकंड के लिए रहता है। That's very interesting, exciting and scary at the same time. मतलब ये सब मिले जुले इमोशंस मैं इस वक्त एक्सपीरियंस कर रही हूँ सुनकर। अच्छा मुझे हसन अब ये बताएं आगे क्या सोचा है आपने, और ये जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, ट्रेनिंग है, इस पे आप कैसे काम करते हो? आई थिंक ये एक माइंडसेट का भी पार्ट है कि चैलेंजेस होंगे लेकिन यू जस्ट हैव टू पुश थ्रू इट। और मेरा तो ये कहना है कि एक ही ज़िंदगी है, सब कुछ इसी में करना है। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूँ तो जवानी को वेस्ट नहीं करना। तो जितनी फ़िज़िकल चीज़ें हैं मैं फुल कोशिश करता हूँ कि अपनी हेल्थ पे फोकस करूँ। तो फिज़िकल एस्पेक्ट जो है आपको कंसिस्टेंटली ट्रेन करना है। आप जो है जिस दिन एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले आप नहीं कर पाएंगे, आपको कंसिस्टेंटली पहले से करना है। और जहाँ तक मेंटल रेजिलियंस की बात है वही उसमें आती हैं ये सारी चीज़ें, जैसे स्कूबा डाइविंग हो रहा है कि स्कूबा डाइविंग और पायलट बनना ये आपको सिखाता है कि जो आप प्रेशर की सिचुएशन में आप जो है आप 40 फुट नीचे हैं तो आप कुछ प्रेशर आता है, आप उसी वक्त आपने सही जल्दी सोचना है और अच्छे डिसीजंस लेने हैं। That's very interesting and we are so proud of you हसन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दें। आपने जो जो सोचा है, आप जब स्पेस में जाएं तो हम आपको, जब आप वापस आएँ स्पेस से तो फिर हम आपका दोबारा इंटरव्यू करें। हसन मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे जी, स्पेस में सोच रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स है इनकी और बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके और इनके मुताबिक कंसिस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब जिस वाक़े के हवाले से हमने बात करनी है, रावलपिंडी के जी एक निजी स्कूल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक 5वीं क्लास के एक तालिब इल्म को उस्ताद ने सबक ना याद करने पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद से बच्चे के जिस्म के ऊपर निशानात पड़े। और फिर अब ज़ाहिर है ये मामला, कोई किसी पे तशद्दुद करना चाहे वो उस्ताद किसी स्टूडेंट के ऊपर कर रहा है, बच्चे की सेहत तो मुतासिर हुई ज़ाहिर है मेंटली भी वो डिस्टर्ब हुआ होगा, लेकिन उसके वालिदैन ने भी शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया और वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब और CEO एजुकेशन से इस वाक़े का फ़ौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया और उस्ताद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के हवाले से भी कहा है। स्कूल इंतज़ामिया ने जी जो उस्ताद हैं उनको नौकरी से तो बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कानूनी कार्रवाई वालिदैन के इस्तेहकाक में रखी गई है। ये वाक़या जी हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस्ताद की जानिब से जो तशद्दुद करने के वाक़यात इसमें इजाफे को भी समहाउ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दो के बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों के ऊपर सख्ती इस हवाले से कि किसी भी तरह का आपने उनको मार पीट से मना किया गया है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। कैसे बेहतर किया जा सकता है और इदारे और वालिदैन को भी ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जहाँ बच्चे को वो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं वहाँ इस तरह के वाक़यात ना और बच्चे को महफूज एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए। इस वक्त अफशा तहसीन बाजवा हमारे साथ मौजूद है, साबिक चेयरपर्सन है NCRC की, उनको खुशामदीद कहते हैं। अफशा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये वाक़या जी मैं चाहूँगी इस पर भी आप थोड़ी सी बात करें और साथ साथ ये ओवरऑल भी एक इशू है अभी भी बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जहाँ पे इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं कुछ नहीं होते। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप हमेशा सोसाइटी में बच्चों के हवाले से इस तरह के इश्यूज़ पे बात करती हैं और पब्लिक टीवी हमेशा इनिशिएटिव लेता है। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो हमारे कोई भी सूबा है, कोई भी शहर है, वहाँ पे आए दिन हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं जहाँ पे कि बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि कई वाक़यात ऐसे भी हैं कि जहाँ पे बच्चे जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इसको बहुत कहते हैं कि इतना नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको एज एन एमरजेंसी, जैसे आज से कुछ अर्सा पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तालीमी एमरजेंसी का नफाज किया था, तो इस तरह से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पे भी एमरजेंसी का ऐलान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अब देखिए पूरी दुनिया में अब तो हमारे पास सोशल मीडिया है और हमारे पास इतनी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, अब तो पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि बच्चों पे किसी किस्म का
जिस्मानी तशद्दुद हो या ज़हनी तशद्दुद हो, किसी किस्म का इस्तेसाल करेंगे तो उस बच्चे की शख्सियत मस्ख हो जाएगी। और यहाँ पे तो आप उस बच्चे का इतना जिस्मानी तशद्दुद कर रहे हैं कि बच्चा आगे शायद किसी काबिल ही नहीं रहता और पूरी ज़िंदगी उसकी एक तरह से जहनी तौर पे भी, इमोशनली भी वो उसकी तबाह हो जाती है। तो हमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारा जो कंसर्न्ड हुकूमत के जो अदारे हैं वो इसके ऊपर एक ज़ीरो टॉलरेंस के साथ एक्शन लें। और एक्शन का आगाज़ जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि हम पंजाब को ही ले लें तो वहाँ पे पंजाब का जो कॉर्पोरल पनिशमेंट का लॉ है अभी तक वो ड्राफ्ट है, तो सबसे पहले तो उस पर ज़रा प्रोग्रेस शो करें और जो लेजिस्लेशन है उसको बाकायदा उस पर लेजिस्लेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो और फिर उस लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन हो। और इसके साथ साथ ओवरऑल एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें स्कूलों के अंदर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए, स्कूलों के अंदर कंप्लेंट सेल्स हों, स्कूलों के अंदर ऐसी कमेटीज़ बनी हो जिनमें कंप्लेन की जा सके और इस तरह का कोई इशू हो तो वालिदैन, बच्चे, वो तमाम को एक्सेस टू जस्टिस हो। और जितनी भी कमेटियां हों वहाँ पे वालिदैन को उन कमेटियों का हिस्सा बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ तमाम स्कूलों के ऊपर एक लाजिम कर देना चाहिए कि एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हो और उसका निफाज हो। और पंजाब की तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी भी अप्रूव हो चुकी है, तो स्कूलों के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हों जिनके अंदर टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि उन्होंने तशद्दुद की बजाय दूसरे तरीक़ों से बच्चों को डिसिप्लिन करना है और ज़ीरो टॉलरेंस होगी। तो इस तरह के बहुत सारे इक़दामात जो हैं वो बाकायदा एक स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, जो कि अभी तक हमें शायद किताबों में हो, कागज़ों में हो, लेकिन हमें उस पे ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही है। तो आए दिन बच्चे जो हैं, चाहे वो स्कूल्स में हैं, मदरसास में हैं, चाहे वो किसी किस्म के रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट्स में हैं, तो वहाँ पे इस तरह के वाक़यात नज़र आ रहे हैं और हमें ऐसे लगता है कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक मीडिया ही है जो उनकी दादरसी के लिए आगे आ जाता है और उनके लिए बात करता है। अफसर साहिबा, ये मॉडल जो है नो वायलेंस जो पॉलिसी है बच्चों के ऊपर, ये प्राइवेट स्कूल्स में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जी जी बिल्कुल। अब यही बात है कि देखिए हमारे पास लेजिस्लेशन हर तरफ नज़र आती है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक ज़माने में मैं भी यूनिसेफ के साथ काम कर चुकी हूँ, तो ज़माने में पंजाब से ही नारा उठा था मार नहीं प्यार। तो इसके लिए सिर्फ पॉलिसी का निफाज, अमलदारी के साथ साथ जो बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है वो अवेयरनेस रेजिंग है। आज तक हमारे यहाँ अवेयरनेस रेजिंग पे उतना काम, ख़ास कर हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर से हमें उसका वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादातर सिविल सोसाइटी या एनजीओज़ इस पे काम कर रही होती हैं, तो जितना ज़्यादा इस पे अवेयरनेस होगी, जितना ज़्यादा इस पे हमारे ख़ास कर पॉलिसी मेकर्स लीड लेंगे, जितना ज़्यादा कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इकट्ठे होके अगर नोटिफिकेशन भी जारी कर देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन से सिर्फ अमल नहीं होगा बल्कि बाकायदा इस किस्म का चाइल्ड प्रोटेक्शन का सिस्टम होना चाहिए जहाँ के बच्चे महफूज हों और वो स्कूल जाना चाहें, स्कूल जाने को दिल करे और उनकी एक अच्छी उनको एनवायरनमेंट मुहैया की जाए। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवेयरनेस के एंगल से भी बात करनी है। फिर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हमें सेंसिटाइज करना है। बहुत हद तक हो भी चुके हैं, पेरेंट्स को मालूम भी है, लेकिन पेरेंट्स को मज़ीद सेंसिटाइज करना है। और इसके साथ साथ हमें ऐसा निज़ाम बनाना है कि अगर कोई इस किस्म का मसला हो तो वो पेरेंट्स कहाँ जाएँ, कहाँ जाके कंप्लेंट करें, क्योंकि ज़्यादातर ये भी होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल जो माली इस्तात इतनी नहीं होती, उनको मालूम नहीं होता, ऐसी कोई सिस्टम उनके एक्सेस नहीं होती है, तो इशू थोड़े दिनों के बाद दब जाता है। और सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसा मसला हुआ, कोई ऐसा केस हुआ, कहीं पे बच्चे पे तशद्दुद हुआ और इस किस्म की चीज़ों को बाकायदा मिसाल बना के उसको पनिशमेंट करनी चाहिए उस कंसर्न टीचर को, स्कूल की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहिए कि भाई तुम लोगों ने प्रिवेंशन पे पहले से काम क्यों नहीं किया। टीचर्स को इतनी छूट कैसे मिली कि टीचर्स तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं। ये तो इक्का दुक्का केस जो सामने आ जाते हैं मीडिया के, तो मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है, वरना ये तो आए दिन का किस्सा है तमाम स्कूल्स में। तो इस तरह की चीज़ों को हमें आगे लेके आना है और उसको प्रमोट करना है ताकि सिस्टम काम करे, ना कि एक आध केस आ गया तो फिर किसी पे एक केस पे एक्शन हो गया और फिर वो अगले ही दिन वो माजी का हिस्सा बन जाता है। तो ये सब इक़दामात करने के लिए हमारी एक स्ट्रॉन्ग, हमें इस पे पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। जो कंसर्न अदारे हैं, चाहे हमारे एजुकेशन के अदारे हैं, हमारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो ह्यूमन राइट्स के कमीशन हैं, जितने गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनको एक पेज पे होके एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी के साथ इसके ऊपर आगे लाया अमल जो है तय करना चाहिए। और वालिदैन को ऐसे
सेल्स तक रहनुमाई देनी चाहिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उनको बताना चाहिए कि अगर ऐसा मसला हो तो कहाँ जाएं और कहाँ पे अपनी कंप्लेंट करें, और उसके बाद उस पूरे वाक़े पे एक्शन लेने के बाद जो कंसर्न्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका काम है कि मीडिया पे आके रिपोर्ट करे कि सिर्फ एक इस इंसिडेंट पे आपने एक्शन नहीं लिया, ओवरऑल निज़ाम की बेहतरी के लिए आपने क्या किया। बिल्कुल ठीक है, और ये ओवरऑल निज़ाम की बेहतरी के लिए अफशा साहिबा आपने ख़ुद कहा कि कवानीन मौजूद हैं, लेजिस्लेशंस मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ज़्यादा मसला है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। अब सरकारी स्कूल्स के अंदर एक बड़े तादाद में ये स्कूल्स मौजूद हैं। वी ऑल नो कि प्राइवेट सेक्टर तो चंद गिने चुने स्कूल्स हमें नज़र आते हैं जहाँ पे बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इतने मास लेवल के ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना हुकूमत के लिए भी संभव चैलेंजेस हैं। और जो कमेटियाँ और जिसमें वालिदैन की शमूलियत का आप सजेशन दे रही हैं, क्या ये इतनी एक्सेप्टेबल और प्रैक्टिकल होंगी? देखिए, मैं हमेशा एक लाइटर मोड पे बात करती हूँ कि हाथी सिर्फ हुकूमत पाल सकती है, हुकूमत के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अभी मैंने खुद पहले भी कहा कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, प्रायोरिटी की ज़रूरत है, उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। जब मैं चेयरपर्सन थी और इस्लामाबाद की हद तक हम जब तमाम सरकारी स्कूलों को भी मॉनिटर कर रहे थे तो उनके भी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी उनको हम जब मंगवाते थे उनका पूरा ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास मौजूद होती थी। लेकिन मसला यह है कि इस चीज़ के ऊपर अब फर्दर एक्शन लेना कि उन स्कूल्स की जाके मॉनिटरिंग करना, स्पॉट चेक्स करना, उनके यहाँ थोड़ा सा रैंडमली कुछ डाटा लेना, तो ये चीज़ें जो जिस तरह से मगरिब में आप देखें तो बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है, सिर्फ स्कूलों की नहीं की जाती बल्कि घरों की भी चाइल्ड प्रोटेक्शन मॉनिटर्स होते हैं जो कि घरों की भी मॉनिटरिंग करते हैं कि घरों में तो बच्चों पे तशद्दुद नहीं हो रहा। तो ये सारे सिस्टम पे जो कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन करना और उसको एक्शन में लाना, तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस निज़ाम को प्रायोरिटी दें, इसको फोकस करें, इसको अहमियत दें। बच्चे हमारा आने वाला कल हैं, जो आज बच्चों पे गुजरती है वही सोसाइटी को वो वापस लौटाते हैं, परपेट्रेटर्स बन जाते हैं। तो इसके ऊपर बाकायदा हमारी असेंबलीज में बात होनी चाहिए। जो कंसर्न एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, कमीशंस के जो अफसरान हैं, इसके अलावा हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, इन सबको मिल बैठ के एक बाकायदा ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसके ऊपर बाकायदा स्कूलों की मॉनिटरिंग हो और स्पॉट चेक्स हो, और इस किस्म के केसेस सामने आए तो फिर उन स्कूलों के अगेंस्ट एक्शन ले ताकि डेटरेंस क्रिएट हो, ताकि बाकी तालीम इदारों में जब थोड़ा डर बैठेगा कि भाई अब ये ज़रा एक्टिव हो गए हैं, ये इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, ये एक्शन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग हमारी तरफ से एक्शन जाएगा तो स्कूल भी अपने आप को बेहतर की तरफ लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अफशा साहिबा, बहुत शुक्रिया। अफशा तहसीन बाजवा हमारे साथ मौजूद थी जी, साबिक चेयरपर्सन है, और उस हवाले से बात करी थी कि जो अभी स्कूल्स के अंदर बच्चों को मारने या तशद्दुद के जो वाक़यात हैं इसके ऊपर कवानीन मौजूद हैं, बस इम्प्लीमेंट होना एक चैलेंज है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। हुमैरा सिद्दीक, जिन्हें हुमैरा बाइकर के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान की एक बड़ी निडर और बहादुर खातून है जिन्होंने ना सिर्फ मोटर बाइकिंग की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है बल्कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी कमाल हासिल किया है। वो ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ हुमैरा पाकिस्तान भर की जो सड़कों पर तन्हा मोटर बाइक चलाकर ख़वातीन को इंडिपेंडेंस और पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज भी दुनिया के सामने पेश करती है। हुमैरा जी अपनी बाइक पर पूरे पाकिस्तान पे सफ़र कर चुकी है और बहुत जो मुश्किल और दुश्वार रास्ते हैं उन पे भी इन्होंने उन इलाकों को घूमा है अपनी बाइक के ऊपर। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप हुमैरा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ये शौक़ कैसे हुआ आपको बाइक चलाने का, बाइक पर पाकिस्तान फिरने का? बाइक चलाने का शौक़ तो बचपन से था, जब काफ़ी छोटी थी, जब बच्चा माइंड था। तो आपको पता है कि जैसे लड़कों को शौक़ होता है जब बड़े हो रहे होते हैं तो बाइक चलाते हैं, लड़कियां जो है वो गुड़ियों से खेलती हैं, खाना सीखती हैं। तब मुझे भी लड़कों की तरह शौक़ था कि बाइक चलानी है, ये काम जो है वो नहीं करने। तो बाइक का शौक़ तो बचपन से पड़ा था। उसके बाद फिर अल्लाह को जो मंजूर था आगे आगे फिर अल्लाह ताला ने। स्टार्ट कैसे हुआ ये? स्टार्ट ये हुआ था कि भाई जो था वो सीख रहा था, तो हमारे घर में बाइक नहीं होती थी। मुझे कहता था कि कोई भी घर में मेहमान आना तो तुम जो है की चुरा के लाओ, तो मैं साथ तुम्हें भी बिठाऊंगा। बस इस चक्कर में उसमें की लेकर आती थी, घर में छोटी थी तो कोई रोकता नहीं था, तो मैं बाइक की लेकर आना।
तो उसने मुझे साथ पीछे बिठाना, एकदम मुझे कहता हुमैरा आज तुम आगे बैठो मैं पीछे बैठता हूँ। तो उसने मुझे एक दफ़ा ही बोला कि ये ब्रेक है, ये गियर है, ऐसे चलनी है, और दूसरी दफ़ा उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद फिर बाइक कहाँ, मैं कहाँ, फिर कोई गेस्ट आना और मैंने की पकड़नी और मैंने अकेले बाइक लेके निकल जाना। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ऐसे मैंने बाइक सीखी। और पाकिस्तान एक्सप्लोर करने का शौक़ कैसे हुआ बाइक पे? ये जब आपके साथ, जब आपको लोग समझते हैं ना कि लड़की कुछ कर नहीं सकती। मैं लाहौर में बाइक चलाती थी, मैं जिस एरिया से हूँ ना वहाँ पर तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि लड़की बाइक चलाती कहाँ से है। हैं आप? उकाड़ा से। उकाड़ा से, ठीक है। तो 10 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। अभी तो आपको देखती होंगी लाहौर की सड़कों में स्कूटी लड़कियाँ चला रही हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो तब मैंने बाइक जो है वो सीखी, चलाती थी, लेकिन मुझे रोका जाता था कि नहीं इधर लोग अच्छा नहीं समझते, मुझे गुस्सा भी होते घर वाले। लेकिन मैं लाहौर में जब आई 10 साल पहले शिफ्ट हुई तो मैंने बाइक जो है यहाँ पर ख़रीदी और फिर चलाना स्टार्ट की। और उसके बाद उसी दौरान जो है जब मैंने लाहौर की सड़कों के ऊपर जा रही थी स्पीड में, तो एक लड़का आया, उसने मुझे देखा कि लड़की जो है मुझे क्रॉस करके आगे जा रही है। तो पता नहीं उसको क्या हुई, जलन हुई कि लड़की है वो इतनी स्पीड में क्यों जा रही है, और उसने मुझे कट मारा। और मेरी जो है लड़कियों की ब्यूटी बॉर्न होती है, मेरी नहीं है, तो ये मेरी टूट गई। तो मैं 2 माह बेड रेस्ट पे थी। तो उसके बाद फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद फिर मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ था। क्या आपने पाकिस्तान एक्सप्लोर करना शुरू किया? मैंने ये मेरा लोगों को भी ये बताना था और ख़ुद को भी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा, उसने मुझे डराया था कि शायद ये गिरेगी, डर जाएगी और दोबारा नहीं चलाएगी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। और हाउ अनफॉर्चुनेट इज़ दैट। इनफैक्ट आप आ जाएंगे, कल मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात करी थी कि बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चियाँ सड़कों के ऊपर बाइक चला रही हैं, स्कूल जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं। हम कुछ नहीं कर सकते तो हम उनको मतलब लेट देम लिव देयर लाइफ। आप कुछ ना करें, आप उनको सपोर्ट ना करें, पर आप उनको डिस्करेज भी ना करें। और इस तरह के वाक़यात आई बिलीव कि अभी भी होते हैं। कम हो चुकी है शायद इनकी वाक़यात की इंटेंसिटी, लेकिन अभी भी होते हैं। अच्छा मेरा, आप कौन कौन से मुश्किल रास्तों के ऊपर पाकिस्तान में गई हैं जहाँ पे बाइक चलाना ऑलरेडी बड़ा चैलेंज है? खुंजराब पास के हवाले से भी मैंने सुना है कि बड़ा मुश्किल रास्ता है वो। अभी सफ़र तो आपको पता है अकेले लड़की के लिए जितना भी हो वो मुश्किल ही होता है, लेकिन वो अगर आप एक हिम्मत करते हैं, कुछ लाइफ में करने का सोचते हैं। और अच्छा मेरा जो मकसद था ना वो ये नहीं था कि मैं मतलब कि फ़ेमस हो जाऊं या कुछ इस तरह का। मेरा था कि उन लोगों को बताऊं, अपने इलाके के उन लोगों को बताऊं कि लड़कियां बाइक चला सकती हैं, इसमें क्या गलत बात है। मुझे समझ में आज तक नहीं आई कि लड़कियां अगर बाइक चलाती हैं तो उनको क्यों गलत समझा जाता है। बस ये सोच मेरे दिमाग में थी, जिसकी वजह से बच्चा माइंड था, तो वो बस एक चीज़ आज तक नहीं माइंड से निकली कि क्यों। बस उस सोच को लेके साथ साथ चले हैं। और मैंने वो काम कर लिए हैं कि जो मैं खुद वापस आती हूँ सोचती हूँ कि हाँ मैं वहाँ से होकर आगे खुंजराब। कौन सी ऐसी जगह है सबसे पहले मैंने जो बिना घर वालों को बताना चाहिए था, सिस्टर को बताया था। अच्छा ओके। तो मैं मरी चलेगी। मैंने कहा आप टीवी में बैठ के बता रही है, अब तो पता लग जाएगा उनको। बता दिया था ना बाद में। तो पहला सफ़र जो मैंने बिल्कुल अकेले किया था ना, उनको मुतमिन करने के लिए कि लड़कियां सेफ हैं, कुछ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं है, तो मैं मरी चलेगी। क्या कह के गई थी? सिस्टर को बताया था, घर वालों को नहीं पता था। घर वाले जो है ना इधर लाहौर में नहीं है, फैमिली कुछ उकाड़ा में है। ओके ओके। तो जब मैं बिल्कुल ठीक ठाक पहुंची तो तब मैंने आके बताया कि मैं मरी से अकेली होके आ गई और बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। जब आप यहाँ से निकल जाते हैं तो वहाँ के मकामी लोग जो होते हैं ना वो आपको देख के खुश होते हैं। अच्छा, पहला सफ़र मेरा वो था। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया, एक अच्छा लगा वो पहाड़, वो खूबसूरती। तो उसके बाद फिर मैंने कश्मीर की तरफ बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। कश्मीर में नीलफरी टॉप बहुत मुश्किल था, जहाँ पर पहुँचना मैं कहती हूँ कि लड़की के लिए इतना मुश्किल है कि इतनी सी वो बनी हुई है, रोड बना हुआ है, और बाइक स्लिप होकर नीचे गिर सकती थी। और उस टॉप के ऊपर मैं पहुँची थी, नीलफरी टॉप के ऊपर। यानी कि समझ ले कि उस दिन उस टॉप का इफ्तितार रखा था उन्होंने जब मैं पहुंची थी। अरे वाह। उसके बाद फिर मैं कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा गई हूँ, नारायण कागान तक गई हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये बार बार ये पहाड़ी नज़र आई जा रही है, अब कुछ आगे निकलो। फिर मैंने खुंजराब का सोचा, बिना सोचे समझे, कोई प्लान नहीं किया था। तो 1 मंथ हो गया मुझे खुंजराब पास का किया हुआ है। अच्छा मुझे मेरे ये बताएं कि जाहिर है आप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं जी। ये आपने साथ साथ रखा या आप अकेली जाती थी, इसी वजह से आपने सोचा कि आपने ये ट्रेनिंग भी लेनी? ये भी समझ लें कि बच्चा माइंड था तब, जब बाइक सीख रही थी। उसी दौरान मैंने एक टीचर को देखा अपने इलाके में कि वो ये कर रहा है, क्या कर रहा है। मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि ये मैंने भी सीखना है। वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है ना, आप जो बेल्ट चेंज होता है वो नहीं हो रहा था। तो फिर जैसे ही मैंने यानी कि लाहौर में आके मेरी ज़िंदगी बदली।
समझ लें आप। जैसे ही मैं लाहौर में शिफ्ट हुई, मैंने बाइक भी ले ली और साथ ही मैंने वो अपने कराटे भी स्टार्ट किए। उसमें मैंने उसमें बहुत मुश्किलात आई मुझे। मैंने नहीं देखना गर्मी है, मैंने नहीं देखना सर्दी है, बारिश में भी जुनून था ना, बारिश में भी निकल जाना। क्लब में उस दिन जिस दिन बारिश होनी, कोई भी नहीं आना, छुट्टी होनी और मैं अकेली वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही होती थी। जुनून था। फिर जैसे ही वो ब्लैक बेल्ट कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करती हैं? उसकी छोड़ दी थी। फिर उसके बाद ये इधर लगी ना अपने बाइक्स की तरफ। फिर तो मुझे बताएं, लोकल्स के हवाले से आप बता रही हैं कि लोकल जो वहाँ के मकामी लोग होते हैं, जब आप ट्रैवल करती हैं बड़ा खुश होते हैं। कौन से इलाके के लोग सबसे ज़्यादा वेलकमिंग रहे आपको लेकर? मैं जिस इलाके में मैं गई हूँ, मुझे सब ने इज़्ज़त दी है, प्यार दिया है। मैं कहती हूँ कि आप मेरे से अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकेली जा रही हो ऐसे साइड पे तो बाइक ख़राब हो जाए तो क्या? मैं कहती हूँ कि मुझे मौका ही नहीं मिलता। वहाँ पर मुकामी लोग ख़ुद आपके पास आते हैं कि आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, हेल्प करने के लिए वो तैयार बैठे होते हैं। उधर के मुकामी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो खुश होते हैं कि हमारे इलाके में एक लड़की आई है और हमारे इलाके को जो है प्रमोट कर रही है, दिखा रही है। तो ऐसा कोई मसला नहीं होता मुझे। तो अभी क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, क्या अपना आगे इस साल, ये तो खैर ख़त्म होने वाला साल, क्या टारगेट्स रखे हुए आपने? पहले तो मेरा यही था कि खुंजराव कर लिया तो मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ कर लिया। अब मुझे लगता है कि नहीं, अभी मैं ना पाकिस्तान के वो जो इलाके अभी तक किसी ने नहीं ना देखे, जो अभी तक पहुँचा ही नहीं है, मैं उस इलाकों में जाऊँ, लोगों को दिखाऊँ कि हमारा पाकिस्तान खूबसूरत है। और इतना खूबसूरत है, जब मैं गई मुझे पता चला कि वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम बाहर जाते हैं लोग हमारे पाकिस्तान से बाहर, लेकिन हमारे पाकिस्तान को अगर एक एक कोना आप देखना शुरू करें तो ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, ख़त्म नहीं होगा। अच्छा हुमैरा, मुझे ये बताएं कि अब आपने, जाहिर है अब जैसे आप खुद कह रही हैं कि आप पैशनेट हैं, लेकिन जाहिर है घर वाले शुरू में आपने बताया नहीं, आप कैसी सपोर्ट सिस्टम है, आप खुश होते हैं देख के? शुरू से सपोर्ट थी, शुरू से बस वो ज़ाहिर बात है, आप जिस एरिया में रहते हैं, इलाके में रहते हैं, वहाँ के लोग जब बातें करते हैं तो फिर फैमिली भी थोड़ी सी कहती है कि हाँ वो लोग बातें कर रहे हैं। करते थे कि आप सदीक की बेटी जो है वो बाइक चलाती है तो मुझे डांट पड़नी, गुस्सा होना, तो फिर मुझे उन लोगों पे गुस्सा आना कि क्यों मुझे रोका जाता है। और फिर मैं चोरी चोरी चलाती थी, लेकिन फिर मैंने उन लोगों को दिखाया, आज वो सारे देख के खुश होते हैं और बताते होंगे हम जानते हैं इसको, हम जानते हैं इसको, ऐसे ही होता है। तो फिर आज मुझे सारे देख रहे होते हैं कि हमारा आज यहाँ पर है, हमारा आज ये कर रही है, और अब्बू को आके बताते हैं, खुश होते हैं देख के। यही मैं कहती हूँ उस टाइम इन्होंने सपोर्ट की होती है, मुझे वहीं से शुरू करने देते तो मैं लाहौर से मेरा सफ़र ना स्टार्ट होता, मेरा उकाड़ा से स्टार्ट होता। क्या बात है, ज़बरदस्त। लेकिन अभी भी आप उकाड़ा जा सकती हैं और अपने सफ़र को वहाँ पे भी कर सकती हैं। जाती हूँ बाइक पे दिखा के। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा हुमैरा, इन द एंड बहुत सारी लड़कियाँ आपको देख रही हैं जो इस तरह से पैशनेट हैं और करना चाहती हैं लाइफ में कुछ, क्या मैसेज देंगी? कैमरा इज़ ऑल योर्स। उन लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने हिम्मत की और मैंने अपना सफ़र जारी किया, सबसे पहले तो डरना नहीं है, क्योंकि लोग तो बातें करते हैं आपको हर सूरत में। आप जो भी करेंगे, आप बाया भी पहन लेंगे तो लोगों ने कहना कि मतलब गलत है या इस तरह की बातें करेंगे, तो हिम्मत करें और मेरी तरह निकलें और अपना पाकिस्तान दिखाएं। और उसके अलावा जो बाइक चलाने वाले लड़कियों को गलत कहा जाता है, मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि बिल्कुल ये गलत चीज़ नहीं है बाइक चलाने दी। अब तो काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है, लड़कियां स्कूटी में नज़र आती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लड़कियों को इस चीज़ का, मैं जाती हूँ ना, मुझे पता है कि वहाँ पर भी, और मेरा एक ये भी मिशन है कि मैं उस गाँव हो या जो भी इलाका हो, मैं वहाँ पर भी जाऊँ जहाँ पर लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता। कश्मीर में, हाँ, कश्मीर में लड़कियों को बाइक नहीं चलाने देते थे, और जब से मैंने कश्मीर में जाना शुरू किया और मुझे पता चलता है कि वहाँ पर लड़कियों ने बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है बाइक चलाने दें। और लड़कियों को मैं कहूँगी कि अगर कोई बात करता है तो आप इग्नोर करें, बस अपना एक मिशन रखें कि मैंने लाइफ में कुछ करना है और अपना पाकिस्तान जो है वो दिखाना। और एक बात लास्ट में मैं कहूँगी कि हमारा पाकिस्तान सेव है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में लड़कियां जो है वो सेव नहीं है, बिल्कुल सेव है। मैं ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने पूरा पाकिस्तान घूम फिर के बैठी हुई हूँ, यानी कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान सेव है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बैठी हूँ और बता रही हूँ। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हुमैरा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। कि आपने जो जो सोचा है, जो जो जगह आपने सोची हुई है कि आपने एक्सप्लोर करनी है, आप खैरियत से एक्सप्लोर करें और दिखाएं दुनिया को एक पॉजिटिव साइड। जी, हुमैरा सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थी, आपसे मुलाकात करवाई। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, अब बात करेंगे उर्दू अफसाना नगारी की, तो उसमें इस्मत चुगताई का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज उनकी 34वीं बरसी मनाई जा रही है, उसके हवाले से शाइस्ता जलील की रिपोर्ट देखें।
पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यकसा मकबूल मारूफ अदीबा इस्मत चुगताई की तहरीरें उर्दू अदब का बेहतरीन असासा मानी जाती हैं। इस्मत चुगताई ने मुतवस्सित तबके की खवातीन के मसाइल को अपने कलम से उजागर किया। इस्मत चुगताई के चुभते हुए अल्फाज और तनकीदी जुमलों ने इनकी तहरीरों को मुनफरिद बनाया। अमर बेल, लिहाफ, चौथी का जोड़ा, भाभी, जिद्दी, मासूमा, दिल की दुनिया, एक कतरा खून, बहरूप, सौदाई, जंगली कबूतर समेत इनकी कई तहरीरें आज भी कारेन में मकबूल हैं। अफसाना लिहाफ लिखने पर इस्मत चुगताई को जहां एक तरफ बेपनाह मकबूलियत मिली, वहीं इन्हें अदालती कार्रवाइयों का सामना भी रहा। इस्मत चुगताई ने अपने कलम से 300 से जायद कहानियाँ लिखी। मारूफ अदीबा ने फिल्मी कहानियाँ और डायलॉग भी लिखे। उनकी कहानियाँ और अफसाने आज भी पढ़ने वालों में मकबूल हैं। इस्मत को इनकी अदबी खिदमात पर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कई अहम एजाज़ात से नवाजा गया। बरसगीर दौर की मारूफ अदीबा को 1975 में हिंदुस्तान की हुकूमत ने पद्मश्री का खिताब दिया। 1990 में मध्य प्रदेश हुकूमत ने इन्हें इकबाल सम्मान से नवाजा। इन्हें गालिब अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी दिए गए। अदबी दुनिया में अपनी तहरीरों से शोहरत हासिल करने वाली इस्मत चुगताई 24 अक्टूबर 1991 को दार फानी से कूच कर गई थी। शाइस्ता जलील, पब्लिक न्यूज़, कराची। इस्मत चुगताई के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। और आज के प्रोग्राम में बड़े कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स थे जो आई बिलीव कि हम सब के लिए समहाउ बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करने के हवाले से, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। और जो डिजिटल लिटरेसी वाला टॉपिक है जिस पर आज हमने बात भी की है कि कैसे आपने ख़ुद को इन स्कैमर्स से बचाना है, चाहे वो ऑनलाइन स्कैम कर रहे हैं या किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए और अपने हवास में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। और वो लोग जो अभी भी इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हैं, उनके लिए भी बड़े पैमाने के ऊपर ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं जी, और अल्लाह करे कि इस कोशिश में जो हम थोड़ी सी करते हैं इसमें कामयाब हो। प्रोग्राम का वक्त जैसे मैंने कहा ख़त्म हुआ, लेकिन जाते जाते हम आपको कराची लिए चलेंगे जहाँ पर आवारा कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जो शहरियों के लिए एक बड़ी अजियत का बायस बना हुआ है। जो कुत्तों के काटने के केसेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और सुबह सवेरे कुत्तों के काटने के कई वाक़यात पेश आने के बायस शहरी खौफ में मुब्तला है। और ज़िला इंतज़ामिया की कोई मुहिम इस हवाले से कारगर साबित नहीं हो रही। इस हवाले से आप मुज़म्मिल फ़िरोज़ी से हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं मिलूँगी मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग अर्मला। हम गाहे बगाए आपको बताते रहते हैं कि कराची में मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और मसाइल का हल हो नहीं पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, तालीमी और जो सेहत के इदारे हैं वो तबाह हाल है। लेकिन ये जो सबसे अहम मसला जो संगीन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है वो ये है कि सुबह के औकात में जब बच्चे स्कूल के निकलते हैं या बुजुर्ग नमाज के निकलते हैं तो उनको जो सामना करना पड़ता है वो कुत्ते के काटने का मामला जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त ओवरऑल मैं आपको अगर कराची का बताऊँ, कराची को जो सरकारी हॉस्पिटल में है वो अब से जनवरी 2025 से लेकर अब तक जो है 7,500 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जो कुत्ते काटने के केसेस हैं, जो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। निजी हॉस्पिटल्स के दादो शुमार इसके अलावा हैं। इस वक्त जो हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है जिन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन जमा करवाई है एग्जीक्यूटिव ऑफिस में कि हमारे इलाके में कुत्ते बहुत हो गए। क्या कहेंगे आप, क्या सूरत हाल है? तकरीबन 15 से 20 दिन से मुसलसल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ सुबह के टाइम जब बच्चों का स्कूल जाने का टाइम होता है तो यहाँ चीखो पुकार की आवाज़ आती है। तो जिस टाइम पे हम बाहर निकलते हैं तो ये पता लगता है कि जी इन पे जो है ना वो कुत्तों ने हमला कर दिया है। तो इस हवाले से कई दफ़ा हमने कोशिश की है, मतलब जो भी यहाँ के हमारे नुमाइंदे हैं उन तक ये बात पहुँचाने की, लेकिन कल एक प्रॉपर तरीके से हमने जो है ना सीओ साहब कंटोनमेंट को एक एप्लीकेशन भी दी और ख़ास तौर पे ये कुत्तों के हवाले से उनको बताया है कि सर इस हवाले से कोई आप जो है ना पेशरफ्त करें, क्योंकि पहले यहाँ ये होता था कि पहले भी ये कुत्तों के मामलात होते थे, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई मतलब ये है कि हरकत में बरकत ज़रूर होती थी। पहले जो है शुरू में जब हम लोगों ने इस हवाले से आवाज़ उठाई तो उस टाइम पे हमने देखा कि बाकायदा एक टीमें आई और टीमें जो है ना इन कुत्तों को यहाँ से पकड़ कर और किसी दूसरी जगह पे लेके गए। कुत्ते घूम रहे हैं, वो डैमेज कुत्ते, ऐसे कुत्ते हैं जिनके सर ज़ख़म से भरे हुए हैं, जिनके पाँव ज़ख़म से भरे हुए हैं और गलियों में भूग रहे हैं गोलियों, और उसकी वजह से उसका जो बैक्टीरिया है वो दूसरे बच्चों में भी मुंतकिल हो रहा है। बड़े भी लोग पहुँच रहे हैं, खांसी है, नज़ला है, फिर उसकी वजह से वो डैमेज के लिए कुछ अप्रोच करते हैं तो किसी के पास मेडिसन नहीं होती, किसी का कुछ नहीं होता हॉस्पिटल में।
जी बिल्कुल अरमला, आपने सुना कि इस वक्त जो इलाका मकीन है वो उन्होंने अपनी दरख्वास्तें भी इदारों में जमा करवाना शुरू कर दी है कुत्ते के काटने से बचाने के लिए। अब हम चलते हैं, हुकूमत सिंध ने एक इदारा बनाया है सिंध रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, कि वो इदारा किस तरह से काम कर रहा है आपको दिखाते हैं। अब हम पहुँचे हैं रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध के ऑफिस में। यहाँ पर जो है जो डॉग कैचिंग होती है, इलाकों से कुत्ते पकड़ के यहाँ पर लाए जाते हैं, फिर उनकी वैक्सीन की जाती है। हमारे साथ सुपरवाइज़र मौजूद है, फरमाइएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रोज़ाना की बुनियादों पर ये अमल होता है या हफ्ते में कितनी, बताएँ कितनी दफ़ा होता है? देखिए, ये हम लोग हफ्ते में 5 दिन जो है हम लोग कंटिन्यू काम करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे जो है हम लोग तकरीबन 8-10 कुत्ते पकड़ते हैं और जो उनको अपने सेंटर पे लेके आते हैं, उनको वैक्सीन करते हैं, उनकी नसबंदी करते हैं, फिर उसी इलाके में छोड़ते हैं जहाँ से पकड़ते हैं। इस तरह हमारे तकरीबन अभी कराची में 4 सेंटर हैं और 2 हमारे फंक्शन अभी रिसेंटली हो जाएंगे। तो रोज़ाना की बुनियाद में एक सेंटर में हम लोग कम से कम भी जो है 8 से 10-12 पकड़ते हैं और हर टीम में जो है 5 डॉग कैचर होते हैं हमारे पास, एक सुपरवाइज़र होता है और ड्राइवर वगैरह होते हैं। ये सारी पूरी टीम होती है। हम इलाके वाइज जो है काम करते हैं, यूसी वाइज। पहले एक यूसी क्लियर कर देते हैं, फिर दूसरी यूसी क्लियर करते हैं। उसके साथ हम लोग जो है पूरा एरिया कवर कर लेते हैं और हमें बहुत परेशानी होती है। कभी कभी कोई झगड़े भी कर लेते हैं कि भाई आप इन कुत्तों को नहीं उठाओ और यहाँ पे अगर वापस लाए हो तो वापस नहीं लाओ, किसी और जगह पे लाओ, छोड़ के आओ। तो हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा काम है कि हम लोग कुत्तों को एरिया से उठाते हैं, फिर एरिया में ही उसी एरिया पे छोड़ते हैं। इससे क्या होगा कि एक पॉपुलेशन कुत्तों की होगी वो कम होगी और जो है वैक्सीनेट से ये होगा कि कुत्ता पागल नहीं होगा, किसी को काटेगा, नुकसान नहीं। लोगों को बहुत समझाने की कोशिश भी करते हैं मगर फिर भी लोग नहीं मानते। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है सिंध में वो काम कर रहा है। डॉग कैचिंग का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जो आवाम जो शिकायत कर रहे हैं वो यही है कि कुत्तों को जब उठाते हैं जिन इलाकों से तो इलाका मखी नहीं चाहते हैं उन कुत्तों को दोबारा यहाँ ना लेके जाए। तो हम चलते हैं जिन्ना हॉस्पिटल में और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर रोज़ाना की तादाद में कितने केसेज आ रहे हैं और वहाँ पर रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम किस तरह चल रहा है। इस वक्त अब हम पहुँचे हैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेबीज़ के या कुत्ते काटने के केसेज यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिला, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कितने केसेस आ रहे हैं रेबीज़ के और कुत्ते के काटने के केसेस कितने आ रहे हैं? देखें, अभी अक्टूबर में देखा जाए तो हमारे पास टोटल 422 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अगर ओल्ड केसेस को भी देखा जाए जो कि 3 डोजेस लगवाने के लिए पेशेंट आए हैं तो टोटल 1000 केसेस कह सकते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। इसकी प्रिकॉशंस यही हैं कि अगर किसी को खुदा न खास्ता काट लेता है डॉग और तो फौरी तौर पर 10 to 15 मिनट्स के लिए सोप से, साबुन से हाथ को अच्छे से धोएं और करीबी जो है वो वैक्सीन लगवाने के लिए डॉक्टर से रुजू करें। और अगर ये कि फिर उसकी कैटेगरी है कि अगर फौरी तौर पर जो वूंड है वो बहुत ज़्यादा डीप है तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो फौरी तौर पर लगाया जाता है और बाकी फिर आगे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अगली 3 डोजेज़ के लिए गाइड कर देते हैं। जी अरमला, आपने सुना कि इस वक्त जो माहिरीन है वो भी यही बता रहे हैं कि इस वक्त शहर कराची में जो है कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से कुत्ते काटने के केसेस भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि 2 जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे वो भी नाकाम हुए, उस पर भी पूरा अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से कुत्तों की कसरत में इजाफा हो रहा है, उनकी अफजाई ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ केसेस में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस अमल की है कि कुत्तों की जो वैक्सीन है जिससे कुत्ते के काटने की जो रेबीज़ की वैक्सीन थी कुत्ते को बचाने की, कि वो जब कुत्ता काटता था तो उससे रेबीज़ नहीं होता था, वो वैक्सीन जो है फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल की जाए। अगर ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो इससे जो है कुत्ते काटने के केसेस में कमी वाक़ई हो सकती है। जी।